क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रियाएं कैसे होती है? क्या ये एहसास का नतीजा है या विचार का? क्या कभी ये सोचा है एहसास कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या विचारों से? और विचार कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या एहसासों से? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारी क्रियाएं दोनों एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे एहसास हमारे विचार और क्रियाओं को प्रभावित करती है, हमारी क्रियाएं हमारे विचार और एहसासों को प्रभावित करती है और हमारे विचार हमारे एहसास और क्रियाओं को प्रभावित करती है। एक उदाहरण लेके ये देखते हैं। हमारी लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में और पूरे विश्व के बारे में कुछ विचार रहते हैं। ये जो हमारे विचार है वो हमारे एहसासों को और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार अगर किस परिस्थिति के बारे में आपके एहसास सकारात्मक ना हो तो उस परिस्थिति को आप टालना पसंद करेंगे। उस परिस्थिति में आपके विचार होंगे कि ये परिस्थिति मुझे बिल्कुल ही अनुभव नहीं करनी है। अगर किस परिस्थिति के बारे में आपके विचार रहे कि मुझे ये परिस्थिति अच्छी लग रही है तो इस वक्त आपके एहसास पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहेंगे। वैसे ही हमारी जो क्रिया होती है वो भी हमारे एहसास और विचारों को प्रभावित करती है। आप आपके ऑफिस में या कॉलेज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपकी क्रिया बहुत ही प्रोडक्टिव हो तो आपको एहसास होता है मोटिवेशन का और इससे आपके खुद के प्रति के विचार बहुत ही सकारात्मक और हेल्पफुल रहते हैं। इसके वजह से आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अब विचार, भावना और वर्तन यानी विचार, एहसास और क्रिया, इस त्रिकोण को हम ह्यूमन पिरामिड कहते हैं। इसके हर अंग को अच्छे से जान लेते हैं। इसका पहला अंग है हमारे विचार यानी थॉट्स। क्या है थिंकिंग? क्या होते हैं थॉट्स? क्या पता है आपको थिंकिंग यानी क्या होता है? जब मैंने आपको ये प्रश्न पूछा, आपने क्या किया? आप सोचने लगे। ये सोच क्या है? ये सोच है हमारे साथ होने वाला एक सदैव चलने वाला संवाद यानी हमारा सेल्फ टॉक। हर इंसान हमेशा अपने साथ एक संवाद रखता है। इस संवाद को ही हम सेल्फ टॉक कहते हैं। तो थिंकिंग की सबसे सिंपल व्याख्या है सेल्फ टॉक। थिंकिंग इज इक्वल टू सेल्फ टॉक। कैसा होता है ये सेल्फ टॉक? हर इंसान में ये सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक होता है, जिसे शुरू और अंत का कोई बटन नहीं। इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता कि ये कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। बहुत बार ये कंटिन्यूअस रहता है, यानी ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हमारे मन में कोई विचार ना हो। ये सेल्फ टॉक बहुत डायनामिक है, यानी ये हमेशा बदलता रहता है। एक पल आपको ऐसा लगता है तो दूसरे पल उसके विरुद्ध आपकी सोच हो जाती है। कभी कभी ये सेल्फ टॉक सकारात्मक होता है तो कभी नकारात्मक। कभी ये मददगार होता है तो कभी ये खुद ही हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। तो ये है हमारा सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक मल्टी ट्रैक भी है। आप अभी इस सत्र को सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके घर के, कॉलेज के, नौकरी के, लेकिन आप इस सत्र में भी कंसंट्रेट कर रहे हो। यानी ये सेल्फ टॉक मल्टी ट्रैक है, बहुत सारे स्तर पे ये चालू है। ये सेल्फ टॉक हमारे नींद में भी चालू रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी थोड़ी नींद खुल जाती है
और हम हमारे विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। इसको हम थिंकिंग या थॉट्स बोलते हैं। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य, ये बताइए। हमारे विचार पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में है। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना हमारे लिए नामुमकिन है। हमारा वर्तन हमारे विचार तथा एहसासों से प्रेरित होता है। तो दोस्तों, हमने हमारे थॉट्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। तो क्या आपको लगता है आपके थॉट्स पे आपका नियंत्रण हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने बोला कि थॉट्स ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूअस है, तो इस पे नियंत्रण कैसा होगा? आपका नियंत्रण आपके थॉट्स आने या ना आने पे नहीं है, लेकिन आपको किस प्रकार के थॉट्स आने चाहिए, आपको किस प्रकार से विचार करना चाहिए, इस पे आपका नियंत्रण हो सकता है। और हमने कुछ देर पहले ये भी देखा है कि जैसे थॉट्स वैसे हमारे एहसास और हमारी क्रिया भी बदल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किस हैबिट से छुटकारा पाना है, आपकी कोई ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है और उससे आपको मुक्त होना है, तो पहले ये देखिए कि उस आदत के प्रति आपके विचार क्या है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके विचार कुछ इस प्रकार के होते हैं, तब आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको वो चीज़ ना मिले तो बहुत चिंता होने लगती है, यानी एंग्जाइटी महसूस होती है, और आपकी क्रिया होती है कि वो चीज़ आपको मिलनी ही चाहिए। उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप चल पड़ते हैं। तो आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं। क्यों समझना ज़रूरी है भावनाओं की तीव्रता? इसके लिए हमें भावनाओं के परिणाम को जानना ज़रूरी है। देखते हैं भावनाओं के परिणाम क्या होते हैं। नकारात्मक भावना भी हमें मददगार साबित हो सकती है, ये हमने अभी देखा। इसका हमें क्या उपयोग होता है? नकारात्मक भावना हमें उस लक्ष्य पे केंद्रित कर देती है जिससे हमें कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। उससे बचने का हमें कुछ रास्ता या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मदद कर सकती है, अगर इसकी तीव्रता हम नियंत्रित करें तो। उदाहरण के साथ यही चीज़ देखते हैं। मेरे अपने खुद के ज़िंदगी का एक उदाहरण आपको देती हूँ। मैं छिपकली से बहुत डरती थी। इतनी डरती थी कि छिपकली नज़र आए तो मैं कांपने लगती थी, और चिल्लाना, झल्लाना, लोगों को डिस्टर्ब करके बुलाना, और जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके ऊपर का मेरा लक्ष्य पूरी तरह से विचलित हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्या मेरी ये भावना और ये मेरा डर जो है ये मुझे मदद कर रहा है? कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं घर में अकेली हूँ और कोई बड़ी छिपकली मुझे दीवार पे नज़र आए। मैं बहुत ही असहाय महसूस करने लगी। ये मेरा डर और असहायता दोनों भी नकारात्मक भावना थी, लेकिन इस असहायता को, हेल्पलेसनेस को मैं कुछ अलग तरीके से देख सकती थी, यह मुझे एहसास हुआ। मैंने सोचा कि ये हेल्पलेसनेस के वजह से डरना क्या मुझे कुछ फ़ायदेमंद है? नहीं। तो मैंने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। इसके लिए मुझे पहले सोच के लिए सतर्कता यानी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा, पहले जब मैं छिपकली देखती थी तब मेरे विचार क्या थे? मेरे विचार थे, छिपकली एक बहुत ही भयानक प्राणी है, बहुत डरावना है, वो मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन विचारों के अवेयरनेस के बाद मैंने तय किया कि क्या मेरे ये विचार सच है। तो मुझे पता चला कि छिपकली का साइज़ और मेरा साइज़, इसमें तो बहुत अंतर है। छिपकली डरावनी हो सकती है, लेकिन डरावनी से ज़्यादा
वो बहुत गंदी है, मुझे उसे देखना अच्छा नहीं लगता। जब मेरा ये विचार डरावने से अच्छा नहीं लगने तक गया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो डर था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे विजुअलाइज करूँगी कि मेरे सामने छिपकली है और मेरे विचार में मैं बदलाव ला रही हूँ। जैसे छिपकली का साइज़ और मेरा साइज़, इसमें अंतर है और मुझे छिपकली देखना पसंद नहीं है। इस सोच के वजह से मेरा डर कम होते गया। आज जब छिपकली मेरे सामने होती है, तब मैं उसे बहुत प्यार से तो नहीं देखती, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और उस गोल से मुझे विचलित नहीं होना है। अगर पॉसिबल है तो मैं वहाँ से दूर चली जाती हूँ। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे विचलित नहीं होना और मैं अपना कार्य अखंडित तरीके से कर पाती हूँ। मेरा डरना, चिल्लाना, उसके वजह से काँपना अब बहुत कम हो गया है। इससे और एक चीज़ पता चलती है, नकारात्मक भावनाएं बहुत एनर्जी, ऊर्जा खींच लेती है। ये भावनाएं एनर्जी ड्रेनिंग होती है। जब एनर्जी की इन्वेस्टमेंट इन भावनाओं में बढ़ जाती है, तब हमारे लिए एनर्जी इतर क्रियाओं के लिए ज़्यादा नहीं रहती। इसीलिए हम हमारे लक्ष्य से, गोल से विचलित हो जाते हैं। हम बहुत थकावट या थकान महसूस करने लगते हैं। इसीलिए नकारात्मक भावनाओं का नियोजन हमें ज़रूरी है। हम आगे के सत्रों में ये भी देखने वाले हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से हमारी इन सारी नकारात्मक भावनाओं का नियंत्रण कैसे करेंगे। दोस्तों, अब हमने बहुत कुछ भावनाओं के बारे में सीखा। देखते हैं आपके कितने समझ में आया है। लेते हैं एक एक्टिविटी। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। मोहन ने जब किसी को सिग्नल तोड़ते देखा, वह भयंकर क्रोधित हो गया और उसने उसके साथ झगड़ा और हाथापाई शुरू कर दी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। परीक्षा का रिजल्ट देख मधु को निराशा तो हुई, पर उसने अगले परीक्षा में और अच्छी तैयारी करने की ठान ली। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। खराब मौसम के वजह से ट्रेन रद्द हो गई तो प्रीति हताश होकर बैठ गई। उसने सोचा, अब मेरी अपने भाई के शादी में वक्त से पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हमारी भावना समझने के कारण और उनकी तीव्रता या सौम्यता के समझ आने के वजह से हमें ये समझ में आता है कि हम हमारी भावनाओं पे नियंत्रण रख सकते हैं। जब आपका आपकी भावनाओं पे पूरा नियंत्रण होगा, तब आपको लगेगा कि मैं भावना का शिकार अब नहीं बनूंगा। इस सत्र में हमने समझा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान समझना क्यों ज़रूरी है, चेतन तथा अचेतन मन, विचार, एहसास और क्रियाएं, समझ और उसकी गतिविधियाँ, सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाएं। दोस्तों, अपने विचार, भावना और वर्तन की तरफ सतर्क होना, अवेयर होना, उनके बदलाव की तरफ उठाया हुआ एक पहला कदम है, जो आपको ज़रूर सफलता के मार्ग पे बहुत आगे ले जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अगली जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
अभी हमने हमारे सोच के बारे में देखा, यानी हमारे विचार। हमारे जो विचार है ये बहुत ही एक बेसिक फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का, लेकिन इसी से जुड़ा एक जटिल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, यानी हमारी समझ। हमारे जो विचार होते हैं वो विचार सिर्फ शब्द रूप में नहीं रहते। कभी कभी ये विचार किसी इमेज, साउंड या स्मेल के फॉर्म में भी, या किसी एहसास के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये जो हमारे 5 संवेदी अवयव है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये सदैव इंफॉर्मेशन गैदर करते ही रहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे ब्रेन में इकट्ठा होती है, इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कॉग्निशन के वजह से होता है। इस इंफॉर्मेशन से हमारी मेमोरी, हमारा स्पीच, हमारा तार्किक विचार करने की क्षमता, हमारी कई क्षमताओं का कारण ये कॉग्निशन है। इसी कॉग्निशन के वजह से हम धोखे को पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका जो सेल्फ टॉक है या आपकी जो मेमोरी है उसमें कुछ ऐसी इमेज है कि तेज आने वाला वाहन धोखादायक है। तो जब आप कोई फास्ट कार आपकी तरफ आते देखते हैं तो आपको नज़र आता है धोखा। कोई बहुत सुंदर चित्र आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगता है ये मुझे पसंद आया। उस चित्र की इमेज जब कैप्चर हो जाती है आपके ब्रेन में, तब वो प्रोसेस होने लगता है। ये रंग मुझे पसंद है, ये सीन मुझे पसंद है, और फिर आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये मुझे पसंद आया। यानी कॉग्निशन आपको डिसीजन मेकिंग के लिए भी मदद करता है। कॉग्निशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। देखते हैं कॉग्निशन की अलग अलग गतिविधियाँ। समझना और बूझना, परसीविंग, पहचान करना, रिकग्नाइजिंग, याद करना, रिमेंबरिंग, तर्क शक्ति, रीजनिंग, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, समस्याएं हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवधारणाएं बनाना, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स, दृष्टिगोचर करना, विजुअलाइजिंग। क्विज टाइम। आप रास्ता पार करने के लिए खड़े हैं और आपने देखा कि रास्ते पे गलत दिशा में एक बड़ा ट्रक जोरों से आ रहा है। आप वहीं रुक गए। इस घटना में आपने किन समझों का उपयोग किया? समझना और बूझना, पहचान करना, याद करना, तर्क शक्ति, निर्णय करना, समस्याएं हल करना, अवधारणाएं बनाना, दृष्टिगोचर करना। एक ही प्रसंग में हम एक से ज़्यादा गतिविधियां इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका उत्तर सिर्फ एक गतिविधि हो। शायद आपने एक से ज़्यादा गतिविधियों को टिक किया हो तो वो भी सही है। ध्रुव ने उम्र 4 साल एक बार खट्टा संतरा खाया। तब से वो संतरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ध्रुव ने कौन से समझ का उपयोग किया है? पहचान करना, तर्क शक्ति, निर्णय करना, समस्याएं हल करना, अवधारणाएं बनाना, दृष्टिगोचर करना। ध्रुव के उदाहरण से क्या पता चलता है? 4 साल की उम्र में पहली बार संतरा खाया और उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगी, खट्टी लगी। अब ध्रुव के कॉग्निशन में ये प्रोसेसिंग हो गया कि खट्टी टेस्ट मुझे पसंद नहीं। जब अगली बार ध्रुव ने संतरा देखा तो अपनी मेमोरी को एक्सेस किया, उस प्रसंग को याद किया और उसने तय किया कि मुझे संतरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
समझ से यानी विचारों से ही भावना उत्पन्न होती है। अब देखते हैं उस ह्यूमन पिरामिड के दूसरे अंग के बारे में, जिसका नाम है भावनाएं यानी एहसास। भावनाएं बुरी और अच्छी नहीं होती। कुछ भावनाएं ज़्यादा रुचिकारक होती है तो कुछ ज़्यादा रुचिपूर्ण नहीं होती। जैसे खुशी, आनंद, प्रेम, ये बहुत ही प्लेजेंट यानी रुचिकारक भावनाएं हैं। इनका अनुभव करना हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है। लेकिन कुछ भावनाएं ज़्यादा रुचिकारक नहीं होती, इतनी प्लेजेंट नहीं होती। जैसे क्रोध, चिंता, तो हमें ऐसा लगता है कि इन भावनाओं को महसूस करना हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम भावनाओं को बुरा या अच्छा ऐसे वर्गीकरण करते हैं। भावनाओं के वर्गीकरण का एक तरीका है सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना। लेकिन कुछ हद तक ये वर्गीकरण हमको मदद करता है और कुछ हद के बाद इस वर्गीकरण का हमें उपयोग नहीं होता। तो हम भावनाओं का वर्गीकरण कैसे करें? तो हम भावनाओं का वर्गीकरण कैसे करें? हम भावनाओं का वर्गीकरण करेंगे मददगार भावनाएं और मदद ना करने वाली भावनाएं, यानी सहायभूत और हानिकारक भावनाएं। इसी के साथ भावना का और भी एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो है भावना की तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे पसंद आना, ये एक भावना है। प्यार इससे ज़्यादा तीव्र भावना है। दीवानगी प्यार से भी तीव्र है। तो एक ही भावना लेकिन उसके तीव्रता में फ़र्क है। हम भावना की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। और वो कैसे? हमारे विचार और क्रियाओं से। हमने सत्र के शुरुआत में देखा है कि ह्यूमन पिरामिड के 3 अंगों में से कोई भी 2 अंग तीसरे अंग को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आपको आपकी भावना की मात्रा को प्रभावित करना है तो आपको आपके विचार और क्रियाओं के प्रति सतर्क होकर उनमें बदलाव लाना है। देखते हैं भावनाओं के बारे में कुछ और चीज़ें। भावना असंख्य चीज़ों से पैदा होती है, जैसे स्मेल, टेस्ट, किसी का टच। इसके वजह से हमें अलग अलग भावना आती है। हर समय इंसान कुछ न कुछ भावना ज़रूर महसूस करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम इस भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं रहते। भले आप किस कार्य में व्यग्र हो, बर्तन मांज रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपको कुछ न कुछ भावना ज़रूर महसूस होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि भावना की मात्रा यानी तीव्रता और सौम्यता हम तय कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तीव्र और सौम्य भावना में फ़र्क क्या है। भावनाओं की तीव्रता: क्रोध, गुस्सा, चिढ़। क्रोध बहुत तीव्र है, उससे कम तीव्र है गुस्सा और सबसे सौम्य है चिढ़। आतंक, भय, डर। अपराधी, दोषी, खेद। पसंद, प्यार, जुनून। विषण्णता, उदासी, खिन्नता। अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा। उन्माद, खुशी, संतोष। हमने ये देखा कि भावनाओं का वर्गीकरण हम सहायभूत और हानिकारक इस प्रकार भी करते हैं और ये वर्गीकरण हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखते हैं क्यों। अगर मैंने आपको बोला कि आपने कोई अन्याय होते हुए देखा और जब आप अन्याय देखते हो तो आप बहुत चिढ़ महसूस करते हो और दुखी भी हो जाते हो। लेकिन अगर हम चिढ़ और दुख की तरफ नकारात्मक भावनाओं की नज़र से देखें
तो ये भावनाएं हमें लगता है कि हमें नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर अन्याय के प्रति हमें चिढ़ या दुख ना महसूस हो तो उस अन्याय के लिए हम कुछ कार्य या क्रिया कर पाएंगे? तो ये जो क्रोध है, ये जो चिढ़ है और ये जो दुख है, वही हमें अन्याय के तरफ आवाज़ उठाने के लिए मदद करता है। उसी प्रकार आपने देखा कि कुछ छोटे बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक छोटा बिल्ली का बच्चा वहाँ आ जाता है। अब बच्चे अपना खेल छोड़ उस बिल्ली के बच्चे को तंग करने शुरू कर देते हैं। बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है, उनको तो बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन क्या ये खुशी सकारात्मक है? उस बिल्ली के बच्चे के लिए क्या ये बच्चों का खुश होना अच्छा है? तो शायद ये खुशी भी भले सकारात्मक भावना हो, अभी यहाँ वो हानिकारक है। इसीलिए हम भावनाओं का वर्गीकरण हेल्पफुल और अनहेल्पफुल भावनाओं के रूप में करते हैं। जो पहले उदाहरण में आया हुआ क्रोध या दुख था, वो बहुत ही हेल्पफुल भावना थी। उसी वजह से अन्याय के लिए हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की। और दूसरे उदाहरण में जो खुशी बच्चे महसूस कर रहे थे, वो खुशी अनहेल्पफुल भावना थी। भले खुशी का एहसास अच्छा हो, लेकिन खुशी एट द कॉस्ट ऑफ समवन इज़ नॉट हेल्पफुल, इट इज़ हार्मफुल। भावनाओं का वर्गीकरण सहायभूत और हानिकारक भावनाओं के साथ सौम्य और तीव्र भावना, सकारात्मक, नकारात्मक, सहायभूत और हानिकारक, इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। उस स्क्वायर में 4 भाग हैं। पहला भाग है सकारात्मक और सहायभूत, जिसमें है खुशी, आकांक्षा, चाहत। उसके नीचे सकारात्मक लेकिन हानिकारक, जो हमने उदाहरण में देखा, उन्माद, अभिलाषा। स्क्वायर के राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहा है नकारात्मक लेकिन सहायभूत, जो हमने पहले उदाहरण में देखा, खेद, खिन्नता, चिढ़। उसके नीचे के स्क्वायर में है नकारात्मक और हानिकारक, आतंक, अपराधी भाव, क्रोध। अभी दिखाई गई स्क्वायर को और बारीकी से जान लेते हैं। उसका पहला हिस्सा था सकारात्मक और सहायभूत भावना, जैसे चाहत। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो आप उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा उसे मदद करने का सोचेंगे, उसके खुशी में अपनी खुशी मानेंगे। लेकिन यही चाहत जब दीवानगी बन जाती है, यानी नीचे वाला स्क्वायर, सकारात्मक लेकिन हानिकारक, वो दीवानगी आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देती है कि आप अपनी प्यारी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं एसिड अटैक्स। एसिड अटैक करने वाला जो व्यक्ति होता है, क्या वो दूसरे व्यक्ति को चाहता नहीं है? चाहता है, लेकिन ये चाह जो है वो इतनी तीव्र बन जाती है, वो दीवानगी बन जाती है, और वो उस व्यक्ति को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यही व्यक्ति अपने चाहते व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो दीवानगी तो बहुत सकारात्मक भावना है, लेकिन क्या उसकी तीव्रता हानिकारक है? सोचिए, हमारी भावना सौम्य से तीव्र तक हम बदल सकते हैं। हमें ये नियंत्रण है। हम आगे के सत्रों में ये देखने वाले हैं कि ये नियंत्रण हम और अच्छी तरह से और बारीकी से कैसे कर सकें।
उसी तरह इस स्क्वायर के दूसरी बाजू यानी राइट साइड में ऊपर हमने देखा था कि हानिकारक लेकिन सहायक भावनाएं। क्या होती है हानिकारक लेकिन सहायक भावनाएं? वो क्रोध, वो चिंता जो आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले परीक्षा में आपके अच्छे गुण नहीं आए, इसके वजह से आप अपने ऊपर ही क्रोधित हो गए और इस क्रोध के वजह से आपने ये तय किया कि मैं और ज़ोर से पढ़ाई करूँगा और अगली एग्ज़ाम में कुछ हासिल करूँगा। अब ये जो क्रोध है जो आपका अपने ऊपर है, वो क्रोध सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये आपको मदद कर रहा है, ना कि हानि पहुंचा रहा है। अगर उसी जगह इस क्रोध के कारण आप ऐसा कुछ तय करते हैं कि मैं पढ़ाई के लायक ही नहीं और आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वही क्रोध, वही चिढ़ आपको मदद कर रही है? ये भावना तब हानिकारक हो जाती है। यही फ़र्क है नकारात्मक और अनहेल्पफुल भावना और नकारात्मक और सहायक कारक भावना में। ऐसे ही हम देखते हैं आतंकवाद। आतंकवादियों के कुछ मांगे रहती है। ये जो मांगे हैं वो बहुत टाइम अच्छी होती है, उसमें कुछ बुरा तो होता नहीं है, लेकिन आतंक की भावना से वो मांगे पूरी करने के लिए वो जो क्रिया करते हैं, जो बिहेवियर्स करते हैं, जो नुकसान या हानि अपने वातावरण को देते हैं, वो क्यों होता है? उसका कारण है इस भावना की तीव्रता। इसलिए हर भावना की तीव्रता को नियंत्रित करना ज़रूरी है।